हम आज के इस नए डीप डाइव में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल। और आज का जो विषय है वो वाकई बहुत ही रोमांचक होने वाला है। हाँ, क्योंकि आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे युग में जाने वाले हैं जो सचमुच हैरान कर देने वाला है। मतलब हम बात कर रहे हैं गुप्त काल के बाद के भारत की, जिसे हम अक्सर गुप्तोत्तर काल का दूसरा चरण भी कहते हैं। बिल्कुल, मुख्य रूप से 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के भारत की एक ऐसी समय यात्रा जहां साम्राज्य लगातार बनते और बिगड़ते थे। और आज का हमारा जो मिशन है इस चर्चा का, वो यही समझना है कि कैसे राष्ट्रकूट, कलचुरी, कल्याणी के चालुक्य और होयसल राजवंशों ने केवल सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया, बल्कि कला और वास्तुकला की ऐसी अमर कृतियां छोड़ी जो आज भी दुनिया को अचंभित करती हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का आधार हमारी बहुत ही ठोस अध्ययन सामग्री है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। देखिए, अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दौर सिर्फ राजाओं और तलवारों का नहीं था। ये वो समय था जब धर्म और बेजोड़ वास्तुकला का एक अभूतपूर्व संगम हो रहा था। और ये बात सबसे ज्यादा सटीक बैठती है राष्ट्रकूट राजवंश पर। बिल्कुल, 753 ईस्वी से लेकर 982 ईस्वी तक का उनका समय। हाँ, और इस साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग की कहानी में जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है उनका सत्ता पर दावा करने का तरीका। आप उस संस्कार की बात कर रही हैं ना? हाँ, हिरण्यगर्भ संस्कार। मतलब ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही शानदार राजनीतिक चाल थी। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है सोने के गर्भ से पुनर्जन्म। जब कोई योद्धा जन्म से क्षत्रिय नहीं होता था तो अपनी ताकत से सत्ता हासिल करने के बाद उसे समाज में क्षत्रिय राजा के रूप में स्वीकार्यता चाहिए होती थी। तो ब्राह्मणों द्वारा यह अनुष्ठान करवाया जाता था। एग्जैक्टली। दंती दुर्ग ने इसी कूटनीति से नींव रखी। लेकिन ये लोग सिर्फ दक्कन तक सीमित नहीं रहे। नहीं, उनकी महत्वाकांक्षाएं तो बहुत विशाल थीं। गोविंद तृतीय को ही देख लीजिए। हाँ, उन्होंने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कावेरी तक अपना प्रभाव फैलाया था। और उनके बाद इंद्र तृतीय ने तो सीधे कन्नौज पर कब्जा कर लिया था, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र था। बिल्कुल। और कृष्ण तृतीय का वो युद्ध, तक्कोलम का युद्ध 948 ईस्वी में। हाँ, जहां उन्होंने चोल वंश के राजा प्रांतक प्रथम को हराया था और रामेश्वरम में अपनी जीत का स्तंभ और मंदिर भी बनवाया था। रामेश्वरम तक जाना वाकई उनके पराक्रम को दिखाता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब हम अमोघ वर्ष प्रथम को देखते हैं, जो गोविंद तृतीय के उत्तराधिकारी थे। हाँ, एक तरफ उनके पूर्वज युद्ध लड़ रहे थे और अमोघ वर्ष ने बिल्कुल अलग रास्ता चुन लिया। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव था। एक महान योद्धा वंश का राजा दार्शनिक बन जाता है। और इसी वजह से 814 से 878 ईस्वी तक का उनका शासनकाल कला और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। और वो खुद भी एक बहुत बड़े विद्वान थे ना? बिल्कुल। उन्होंने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग लिखी, जो कन्नड़ साहित्य के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। सही कहा। और संस्कृत में प्रश्नोत्तर रत्नमाला भी रची। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि 9वीं शताब्दी में जो अरब यात्री सुलेमान भारत आया था, हाँ, उसने अमोघ वर्ष को दुनिया के 4 सबसे महान शासकों में से एक बताया था, जो कि वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ी बात थी। और इन्हीं के दरबार में जिनसेन भी थे, जिन्होंने भगवान ऋषभदेव के जीवन पर आदि पुराण की रचना की थी। तो अमोघ वर्ष के युग में जो शांति थी, उसी ने कला को एक नई ऊंचाई दी। और कला से याद आया, हमें उस चमत्कार की बात करनी चाहिए जो राष्ट्रकूटों ने चट्टानों को तराश कर बनाया। एलोरा की गुफाएं। बिल्कुल। महाराष्ट्र में स्थित 34 गुफाएं 6वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बनी। और इनका धार्मिक सहअस्तित्व तो देखिए। हाँ, गुफा 1 से 12 तक बौद्ध धर्म की हैं, जिन्हें कलचुरी और शुरुआती चालुक्यों ने संरक्षण दिया। फिर 13 से 29 तक हिंदू धर्म की गुफाएं, जो राष्ट्रकूपा ने बनवाई। और उसी पहाड़ी पर गुफा 30 से 34 दिगंबर जैन धर्म की हैं। उन्हें भी राष्ट्रकूटों ने ही बनवाया था। एक ही जगह पर 3 धर्मों का ऐसा शांतिपूर्ण संगम। लेकिन एलोरा में जो सबसे बड़ा इंजीनियरिंग मावल है, वो है गुफा 16 का कैलाश मंदिर, जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। दुनिया का सबसे बड़ा एकाश्म ढांचा। एकाश्म यानी मोनोलिथिक, यानी मतलब एक ही चट्टान को काटकर। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया था। ये तो मैं सोचकर ही हैरान हो जाती हूँ। हम आमतौर पर इमारतें नीचे से ऊपर बनाते हैं, नींव डालकर, पर यहाँ शिल्पकारों ने
पूरी की पूरी पहाड़ी को ऊपर से काटना शुरू किया। अगर एक भी हथौड़ा गलत लग जाता तो उसे वापस जोड़ने का कोई तरीका ही नहीं था। कोई गुंजाइश ही नहीं थी गलती की। लाखों टन ठोस बेसाल्ट चट्टान को निकाला गया। इसीलिए 1983 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला। बिल्कुल। और अगर हम इसकी तुलना अजंता की गुफाओं से करें, जो कि काफी पुरानी है, हाँ, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसवी के बीच की, औरंगाबाद के पास, जहां 29 गुफाएं हैं, 4 चैत्य और 25 विहार। और अजंता पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित है। सातवाहन और वाकटक राजवंशों ने बनवाया था इसे। विशेषकर राजा हरिशेन का नाम आता है। सही कहा। अजंता अपनी चित्रकारी के लिए जाना जाता है, जबकि एलोरा मूर्तिकला के लिए। और फिर एलिफेंटा भी तो है। मुंबई के पास एलिफेंटा की 7 गुफाएं, जहां भगवान शिव की वो मशहूर त्रिमूर्ति है, जिसे राष्ट्रकूटों और बाद में कलचुरी वंश ने बनवाया था। इसे भी 1987 में यूनेस्को धरोहर माना गया। वास्तुकला की इस ऊंचाई के बाद अगर हम राजनीति की बात करें तो 10वीं शताब्दी तक माहौल बदल रहा था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था और उस राजनीतिक शून्यता को भरने 2 बड़े राजवंश आए, कलचुरी और कल्याणी के चालुक्य। कलचुरी वंश 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच काफी हावी रहा। त्रिपुरी उनकी राजधानी थी, जो आज के मध्य प्रदेश में है। ये मुख्य रूप से शैव थे और इनकी वास्तुकला मध्य भारतीय नागर शैली की थी। शासक लक्ष्मीकर्ण का अमरकंटक में काम बहुत प्रसिद्ध है, जहां से नर्मदा निकलती है। लेकिन जो असली उत्तराधिकारी बने राष्ट्रकूटों के, वो थे कल्याणी के चालुक्य। 973 ईस्वी में तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को हरा दिया था और एक नए राजवंश की नींव रखी, जो 1189 तक चला। इनकी राजधानी कल्याणी थी। और सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य षष्ठ थे। वास्तुकला में भी इन्होंने गदग शैली को बहुत बढ़ावा दिया और वेसर शैली का विकास किया। वेसर शैली मतलब उत्तर भारत की नागर और दक्षिण की द्रविड़ शैली का मिक्सचर। एग्जैक्टली। एक बहुत ही संतुलित मिश्रण। जैसे कर्नाटक का लकुंडी मंदिर। बिल्कुल, वहां नागर शैली के शिखर और द्रविड़ शैली के विमान दोनों दिखते हैं। और जब वास्तुकला के स्वर्ण युग की बात आती है तो होयसल साम्राज्य का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय। दिलचस्प बात यह है कि होयसल शुरुआत में कल्याणी चालुक्यों के ही सामंत थे। सामंत मतलब जो छोटे शासक होते हैं और कर देते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही चालुक्य कमजोर पड़े, इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके संस्थापक नृप काम द्वितीय थे और अंतिम शासक बल्लाल तृतीय। द्वार समुद्र, जिसे आज हलेबीडु कहते हैं, और बेलूर इनकी राजधानी थी। लेकिन इनकी सबसे बड़ी पहचान थी मंदिर निर्माण का बिल्कुल नया तरीका। वो तारे के आकार वाले मंदिर ना, स्टेलेट शेप। हाँ, बहुकोणीय सितारा। और इसके लिए उन्होंने जिस पत्थर का इस्तेमाल किया, सोपस्टोन, जिसे क्लोरिटिक शिस्ट कहते हैं, ये पत्थर खदान से निकालते वक्त बहुत नरम होता है। इतना नरम कि लकड़ी की तरह उस पर बारीक नक्काशी की जा सकती है। मूर्तियों के गहनों के धागे तक तराशे जा सकते हैं। और हवा के संपर्क में आने के बाद ये पत्थर बेहद कठोर हो जाता है। इसीलिए आज भी वो नक्काशी एकदम जीवंत लगती है। बेलूर का चन्ना केशव मंदिर इसका सबसे महान उदाहरण है, जो राजा विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में बनवाया था। चन्ना केशव यानी सुंदर विष्णु। और दूसरा है हलेबीडु का होयसलेश्वर मंदिर। शिव को समर्पित ये मंदिर भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और इसकी खास बात यह है कि इस शिव मंदिर के परिसर में ही 3 जैन बस्ती भी मौजूद हैं, जो उस समय की धार्मिक सहिष्णुता का बहुत बड़ा प्रतीक है। कर्नाटक का सोमनाथपुरा मंदिर भी इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। भारत की इस रॉक कट और सोपस्टोन कला को देखने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है। आप गॉथिक वास्तुकला की बात करें ना, इसे बिल्कुल, जो मुख्य रूप से फ्रांस में विकसित हुई। ये तुलना सच में नजरिया बदल देती है, क्योंकि हमारे यहाँ ध्यान ठोस पत्थरों और वजन पर था, जबकि गॉथिक शैली का उद्देश्य इमारतों को ऊंचा बनाना और रोशनी लाना था। नुकीले मेहराब और रिब्ड वॉल्ट उनकी पहचान है, जिसे कैलाश मंदिर पहाड़ में गहराई और अंधकार की तरफ जाता है, और गॉथिक शैली आसमान की तरफ उठना चाहती है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस गॉथिक शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसे 2004 में यूनेस्को साइट घोषित किया गया था। 2 अलग अलग सभ्यताओं का ये अंतर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। वास्तुकला उस दौर की सोच का आईना ही तो है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव को अगर हम समेटें
तो हमने बहुत कुछ कवर किया, दंतिदुर्ग की कूटनीति से लेकर अमोघ वर्ष का दार्शनिक जीवन, एलोरा की गुफाएं और कैलाश मंदिर का इंजीनियरिंग चमत्कार, कलचुरी, चालुक्य और अंत में होयसल के वे सितारों के आकार वाले सोपस्टोन मंदिर। ये सफर सिर्फ पुरानी इमारतों का नहीं है, ये इंसान की क्षमता की कहानी है। और इसी से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, एक ऐसा सवाल जो सीधे आज के दौर से जुड़ता है। उस जमाने के लोगों ने अपनी कहानियां पत्थरों पर उकेरी, जो आज हजारों साल बाद भी खड़ी हैं। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में हम अपना इतिहास कहाँ सहेज रहे हैं? हम डिजिटल डेटा और क्लाउड सर्वर पर निर्भर हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि आज से 1000 या 2000 साल बाद जब भविष्य के लोग हमारी सदी की खुदाई करेंगे, तो क्या उन्हें हमारा डेटा मिलेगा? क्या हमारी डिजिटल फाइलें समय की उस मार को सह पाएंगी जो एलोरा के कैलाश मंदिर ने सही है? या तकनीक में इतने आगे होने के बावजूद भविष्य में हमारी पहचान उन प्राचीन पत्थरों से भी ज्यादा अस्थायी साबित होगी? ये वाकई एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। पत्थरों की अमिट विरासत बनाम हमारा डिजिटल अस्तित्व। तो इसी सवाल के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इसमें शामिल होने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। इतिहास की ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए और नया सीखते रहिए।